नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा सर मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बिहार में जो 2 चरण के चुनाव होने थे, दोनों चरणों का चुनाव प्रचार अब पूरा हो चुका है। कल 11 तारीख को दूसरे चरण का वोट पड़ेगा। पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, हम सबने देखा, और उसको लेके महागठबंधन खासा उत्साहित है। हालांकि इस रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे एक बड़ी चीज जो है, तेजस्वी और राहुल को भी माना जा रहा है। तेजस्वी यादव की रैलियों को जोड़ा जा रहा है इससे, इस बम्पर वोटिंग के साथ, और साथ में राहुल गांधी को भी एक फैक्टर के रूप में बिहार के अंदर देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो लोग किसी भी दूसरी वजह से महागठबंधन के साथ नहीं जुड़ रहे थे, वो सिर्फ राहुल की मौजूदगी की वजह से महागठबंधन के साथ आ रहे हैं, उनको वोट कर रहे हैं। ये भी एक बात हो रही है। अब क्या माना जाए, जो रैलियां रही, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पूरी लंबी लिस्ट। और इसके उलट अगर हम बात करें तो जो प्रमुख चेहरों में गिने चुने 2 3 4 बड़े चेहरे, जिसमें तेजस्वी यादव थे, उसके बाद कुछ रैलियां राहुल गांधी ने करी, कुछ रैलियां प्रियंका गांधी ने की, कुछ रैलियां मुकेश सहनी ने की, और इस तरीके से ये रैलियां हुई। अभी तक के इस पूरे चुनाव प्रचार अभियान को अगर हम आकलित करें तो क्या कह रहा है ये अभियान? जो बॉडी लैंग्वेज है महागठबंधन के नेताओं की, वो क्या कह रहा है? तेजस्वी कहां खड़े दिख रहे हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि तेजस्वी इस चुनाव के सबसे युवा चेहरे हैं और एकमात्र घोषित मुख्यमंत्री पद के दावेदार। लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत की है, इसका आकलन आपको इन संख्याओं से होगा जिसका आपने जिक्र किया कि कौन कितनी देर तक लोगों के बीच में रहा, किसने कितनी रैलियां, जनसभाएं, सब चीजें की। अगर केवल रैलियों की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता है राहुल गांधी और तेजस्वी ने जिस तरीके से वोट अधिकार बचाओ यात्रा चुनाव घोषित होने से पहले ही कर दी थी, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर पूरे के पूरे एक मेजर हिस्सा है बिहार का टच उन्होंने किया था। उसके बावजूद भी चूंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो तेजस्वी सब पर बहुत ज्यादा भारी पड़े हैं। और जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, अपने क्या नाम है, नीतीश कुमार जी, उनसे उन्होंने 2.25 गुना ज्यादा रैलियां की। अगर आप संख्या पे आएंगे तो तेजस्वी यादव ने अकेले बिहार के अंदर इन दोनों चरणों के अंदर 189 चुनावी सभाएं या रैलियां कह सकते हैं आप की। उसके बाद नीतीश कुमार का नंबर दूसरा है, जिन्होंने 84 जनसभाएं की, रैलियां की, जिस तरीके से 12 बाई रोड और बाकी सारी हवाई मार्ग से। और रिसेंट हिस्ट्री के अंदर पहली बार एक नई चीज हुई है कि राहुल गांधी ने इस बार रैलियों के मामले में प्रधानमंत्री मोदी को पीछे छोड़ दिया चुनाव प्रचार अभियान के लिए। ये पहली बार हुआ है। इस बार मोदी जी ने जहां 14 रैलियां की, आपको पता है ना, मोदी जी तो कोई मौका चूकते नहीं किसी भी चुनावी सभा में जाने का। तो मोदी जी ने इस बार 14 जनसभाएं की या रैलियां की, राहुल गांधी ने 16 की, प्रियंका गांधी ने 13 की, अमित शाह ने 34 की, उसके बाद राजनाथ सिंह ने 23 की, जेपी नड्डा 15, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ 30, चिराग पासवान 90, जतिन राम मांझी 50 और उपेंद्र कुशवाहा 46। तो ये रैलियों का एक मोटा मोटा हिसाब है चुनाव घोषित होने के बाद का जो है। उसमें एक आध रोड शो भी है और बाकी चीजें भी हैं, उसको हमने शामिल नहीं किया। इस बार आपको पता है चूंकि सेहत खराब थी, अभी रिसेंटली उनका जो हुआ है वॉल वगैरह, जो अपने क्या नाम है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का, उन्होंने केवल 3 ही सभाएं की, रैलियां की पूरे बिहार कैंपेन के दौरान। रामप्रकाश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कनेक्ट के मामले में इस चुनाव में सबसे बेहतरीन कनेक्ट अगर किसी का था तो वो निश्चित तौर पे अनडाउटेडली जो बिहार के लोगों के साथ था वो तेजस्वी यादव का था। और आखिरी के 2 दिनों में तो आपने अभी कमाल देखा, परसों और कल और परसों, कि उन्होंने 18 से 20 जनसभाएं कर दी एक दिन में। और चॉपर का भी प्रयोग किया, 2 चॉपर रखते थे, एक स्टैंड बाई, एक रेगुलर जिसको यूज कर रहे थे, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर दिन भर वो उसका तमाम वो रहते हैं, तो दूसरा स्टैंड बाई पे रहता था, जहां उनका पहले का टाइम खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया। तो एक पल भी उन्होंने उस तरीके से खराब नहीं किया। कनेक्ट के मामले में, एक्सेप्टेंस के मामले में, पॉपुलर फेस के रूप में आपने तमाम सर्वेस देख लिए, तेजस्वी अनडाउटेडली मेन उसमें सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन अब इसमें तमाम तरह के सवाल आएंगे। हालांकि कल दूसरे चरण का चुनाव होना है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले चुनाव में पहला चरण जो था उसमें रिसेंट हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग हुई, जहां तक पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन की बात है, 65.02%। उसके बावजूद भी कल का चुनाव, एक तो कितने प्रतिशत वोट रहता है, एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चुनाव का अगर कोई असली निर्णायक चीज है तो वो क्या है, वो वोटिंग परसेंटेज ही है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा।
और उसका सिंगल लार्जेस्ट कारण केवल क्या है कि नीतीश कुमार जो अपने क्या नाम है, जो ज्ञानेश गुप्ता ने जो मोदी और शाह के इशारे पर जिस तरीके से एसआईआर कराया लास्ट मोमेंट पे 24 जून को ऑर्डर कर करके ऑल ऑफ ए सडन फ्रॉम नोवेयर, और उसमें जिस तरीके से 65 लाख वोट कटे, और उससे सारे क्षेत्रों के पूरे बिहार की अगर आप बात करेंगे तो पैन बिहार के अंदर एक बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। और उसकी चीज अगर कहीं कंपेयर करेंगे तो कितना साइंटिफिकली करते हैं ये, वो जो राहुल गांधी ने सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ा हरियाणा का, उसके बाद बहुत क्लियर हो गया होगा बहुत सारे लोगों को अब तक कि किस तरीके से हरियाणा में 3.5 लाख वोट वैसे काट दिए और उसके बाद फर्जीवाड़ा किया 25,40,000 वोटों के आसपास का। तो आप ऐसा मत मानिएगा कि नीतीश ने या अपने सॉरी ज्ञानेश गुप्ता ने या मोदी और शाह की जोड़ी ने कोई कमी छोड़ी होगी यहां भी, चाहे महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो स्ट्राइक रेट था उसको हासिल करने के लिए या उसको क्रॉस करने के लिए। इस सारे के अंदर पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वोटिंग परसेंटेज। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने ऑप्टिक्स में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से हर वर्ग को फ्रीबीज दी गई है, खातों में पैसे डालने की कोशिश की गई है, लुभाने का प्रयास, 12,000 करोड़ की तो प्रधानमंत्री ने केवल महिलाओं का बताया खुद अपने मुंह से कि 2 बार में उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए महिलाओं को, और एक जो लास्ट वाली किस्त थी वो तो मेरे ख्याल में परसों या परले दिन तक भी बांट रहे थे वो, आचार संहिता होने के बावजूद भी। तो इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर राम प्रकाश जी क्या है? नंबर एक, निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरा कोई महत्वपूर्ण फैक्टर है कि महिलाएं जो नीतीश का पारंपरिक तौर पे साथ देती थी, वो ये 10,000 रुपए एक मुश्त मिलने के बाद क्या उनके साथ आने को तैयार है या वो बीजेपी के खेल को समझती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर एसआईआर के इंपैक्ट को आपको न्यूट्रलाइज करना है, जो खेल एसआईआर में किया गया है। तो ये महिलाओं का साथ निश्चित तौर पर तेजस्वी को चाहिए, नंबर एक। और नंबर दो, जो वोटिंग परसेंटेज है वो जितना बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खतरे की घंटी बनता जाएगा अपेरेंटली। उसका कारण केवल कितना है कि वो 20 साल से सत्ता में है नीतीश कुमार। तो जो भी बेसिकली क्या है कि जो सरकार विरोधी रुझान होता है, एंटी इनकम्बेंसी वोट्स होते हैं, उसको आमतौर पर यह माना जाता है कि वो जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तो सरकार के लिए खतरे की घंटी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस सब में एक जो चीज महत्वपूर्ण है वो है तेजस्वी का हर घर में एक रोजगार देने वाला मसला। क्या वो मसला महिलाओं को जो फ्रीबीज दी गई है, जो अलग अलग वर्गों को जो रेवड़ियां बांटी गई है नकदी के तौर पर खातों में, वो उसको ओवरशेडो कर पाएगा नहीं? ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है इस चुनाव के अंदर। वही निर्णायक मुझे लगता है कि किस दिशा में मामला जमेगा। एक सवाल सर जो है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने खुले तौर पे मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कहा कि कट्टा लगा करके जो है कनपट्टी पर कट्टा सटा करके और घोषित करा लिया आरजेडी ने, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन भाजपा इससे लगातार बचती रही है। एनडीए में मुख्यमंत्री को का चेहरा जो है घोषित नहीं किया गया। अब जो एक और चीज में, ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है कि नीतीश कुमार साहब से 86 रैलियां कराई जाती हैं और चिराग पासवान से 90 रैलियां कराई गई। क्या ये सामान्य है कि सिटिंग मुख्यमंत्री की रैली कम है और चिराग पासवान जो पिछली बार नीतीश कुमार को हराने के लिए चुनाव मैदान में अड़े थे, इस बार भी आखिरी मोमेंट तक सीटों के बंटवारे के बाद भी जो उसको मानने को तैयार नहीं थे, वो ज्यादा सीटों पर अड़े रहे और शुरुआत में धमकी भी दे चुके थे कि मैं उन सीटों पर उम्मीदवार उतार दूंगा। बाद में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के अगेंस्ट उम्मीदवार उतार दिया और उसके बाद भी चिराग पासवान की रैलियों की संख्या ज्यादा। राम प्रकाश जी, चिराग पासवान हमेशा से अपनी तरफ से वो कुछ करने की स्थिति में नहीं। वो चाहे वो पिछले चुनाव का आप जिक्र कर लीजिए, चाहे इस चुनाव का जिक्र कर लीजिए और भविष्य में भी कभी कर लीजिएगा, जब तक मोदी शाह की जोड़ी सत्ता में है तो वो उनकी कठपुतली कहीं ना कहीं, उनको ये भी लगता है बेसिकली मोदी शाह को कि अगर कल को चुनाव के बाद नीतीश का जिस तरीके का एक इतिहास रहा है पलटी मारने का या और करने का, वैसी सूरत में अगर वो पलटी मारने की सोचे तो कम से कम चिराग पासवान उनके साथ होल हार्टेडली आकर के एनडीए के साथ खड़ा हो जाए। और उसमें मुख्यमंत्री तो निश्चित तौर पे उसको नहीं बनना, लेकिन जो एक वो जो नीतीश वाला वैक्यूम उधर से अगर मान लो उधर भागते हैं, संख्या बल क्या आता है वो तो फाइनल तो वहां डिपेंड करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश को घर बिठाने की योजना भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है पहले दिन से। और वो तमाम चीजें आप प्रचार के दौरान भी देखेंगे कि भाई जब प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों एक ही बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने, जब नेतृत्व में जा रहे हो तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए ना।
केवल इसलिए नहीं किया ना शायद कि उनके पास, उनके शब्दों में अगर मैं कहूं, तो नीतीश कुमार ने कट्टा नहीं लगाया होगा, या इनके पास उनसे बड़े कट्टे हो सकते हैं, मुझे और आपको तो पता नहीं इस बात का। लेकिन ये सच बात है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। जो चिराग पासवान जो कुछ भी करते, पिछली बार तो मोदी के अनुमान बता रहे थे खुद को ही, बताया था कि नहीं बताया था, और मोदी का अनुमान बन करके जेडीयू का क्या अशिर किया था तमाम सीटों के ऊपर जाकर के चुनाव उतार के। एक बड़ा कारण थे वो जेडीयू की फजीयत का, जो वो 43 पे आके टिके थे। तो इसको राम प्रकाश जी कभी भी ये मत देखिएगा कि तेजस्वी जो अपने क्या नाम चिराग पासवान है, वो अपनी तरफ से कुछ भी करने की स्थिति में, नो। उनको जितना कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है, बीच में तो उन्होंने एक दिन ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बनने का मन तो मेरा भी है। फिर उधर से इधर उधर से बात आई, तो फिर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चाहिए तो बहुत कुछ। तो आपके जो गठबंधन का जो लीडरशिप एनडीए की दिल्ली में बैठी है, मोदी शायद इस बात को क्यों नहीं कहते। तो ये सारा जो गड्ढमड किया गया है, ये हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए हम सबको, कि बेसिकली मोदी और शाह की राजनीति का जो मूल है ना, सबसे मूल वाक्य, सूत्र वाक्य जिसको आप कहते हैं, वो है कंफ्यूजन। हमेशा भ्रम में रखो अपने एलाइज को भी और जनता को भी। उनको ये दिखाओ कि नीतीश बनेंगे। हकीकत क्या है कि नीतीश, निश्चित तौर पे मान के चलिए, जहां तक मोदी और शाह का सवाल है, नीतीश शिंदे की गति को प्राप्त होने वाले हैं। इसमें कहीं कोई धोखा मत मानिएगा आप। महबूबा मुफ्ती की गति आपको याद होगी, आपने सुखबीर बादल की गति याद होगी, दुष्यंत चौटाला की गति याद होगी, और ऐसे आप नाम गिनते जाइए पूरे इंडिया के अंदर, तो इस बार उनकी वही गति होने वाली है। आपने अब जिक्र कर दिया एकनाथ शिंदे वाली गति का, एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, राजनाथ सिंह साहब की वीडियो है। अभियान में, बिहार जीतने के अभियान में, वो भी उनका भी योगदान बहुत प्रबल है, जिस तरीके के रैलियों की संख्या है। सुनवाइए जरा राजनाथ सिंह की वीडियो को। आज तो मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आया हूं, यह चाहे जेडीयू हो, चाहे ये आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां हमारी बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करना चाहती हैं। सर, राजनाथ सिंह ने तो साफ कर दिया है कि जेडीयू जो है वो जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। अभी से लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया से ली गई है। सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए से पूरी तरीके से बाहर कर दिया जेडीयू को? नहीं, हो सकता है राजनाथ सिंह का सोशल मीडिया पे ना कई तरह की चीजें होती है राम प्रकाश जी। अगर इस चुनाव में इन्होंने ये कहा होता तो ये बड़ी खबर होती। लेकिन मुझे लगता है ये कोई पिछला, जब उस समय पलटी वल्टी मारी होगी ना नीतीश ने, उधर चले गए होंगे, तब का जो फ्रस्ट्रेशन था ना भाजपा का, ये पुराना वीडियो मिलेगा उस तरह का। लेकिन हकीकत यही है, जो ये कह रहे हैं ना, भाजपा के मन की अगर कोई इकलौती बात है तो वो ये है। और उसको अगर आप एक बात याद करेंगे तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जेपी नड्डा ने ये बात कहाँ कही थी कि इस देश में दो ही पार्टियां होनी चाहिए, ध्यान है आपको? सर, इसको आरजेडी ने बिहार अपने में ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया है। इसको आरजेडी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया है। हाँ, वो याद दिलाने के लिए। देखिए, आरजेडी तो ऑब्वियसली करेगी उसमें, तो उनका, जब भाई मोदी जी कट्टे की रिश्वत की बात करते हैं तो आरजेडी पीछे क्यों रहेगी? वो तो चुनाव में आपको पता ही है, कोई किसी को बख्शने वाला तो है नहीं। मैं तो क्या सोच रहा था कि वो जेपी नड्डा वाली स्टेटमेंट अब तक क्यों नहीं जारी की, जिसमें उन्होंने कहा था, आपको याद है ना, कि इस देश में कांग्रेस और बीजेपी दो ही नेशनल पार्टियां होनी चाहिए, और रीजनल पार्टियां देश के विकास में बाधक है कहीं ना कहीं, ध्यान होगा ना आपको। तो वो जो बात थी जेपी नड्डा ने जो कही थी, जेपी नड्डा के मुंह से कई बातें निकली है एक खास दौर में। एक उन्होंने ये बात कही थी, दूसरा उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही थी, आपको याद हो, चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले, कि संघ की अब भाजपा को जरूरत नहीं है, भाजपा अपने आप में बहुत बड़ा वट वृक्ष हो चुका है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस का हिस्सा होती हैं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती, और कई बार मुंह से निकल जाती है व्यक्ति के जोश जोश में या किसी भी कारण से। तो जो राजनाथ की जो ये टिप्पणी है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये किसी पिछले चुनाव की होगी, जब नीतीश ने उधर पलटी मारी होगी। उस समय तो मोदी जी भी क्या कहते थे, इनका डीएनए फला ये, फिर डीएनए को लेकर के कितनी चिट्ठियां पीएमओ में लिखी गई थी, प्रधानमंत्री नीतीश के बारे में पीछे क्या क्या कह चुके हैं। वो एक इनकी क्यों चला रहे? राजनाथ सिंह तो रोज इस तरह के खेल करते हैं। जो असली चीजें हैं, वो तो मोदी जी ने नीतीश के बारे में कह रखी है अतीत में, वो सारे वीडियो चलाने चाहिए ना उनको, तो नीतीश के बारे में वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और लोगों को पता भी लगेगा कि असली सोच मोदी की क्या है नीतीश के प्रति। तो देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट है, जिस तरीके से नीतीश ने जो बीच में पलटी मारी थी ना, जब बिना ऑल ऑफ ए सडन जब वो उधर चले गए थे, और फिर उसके बाद पूरे देश के अंदर इंडिया अलायंस बनाने में, उसमें जिस तरीके, तो उस बात को मोदी और शाह भूले नहीं। लेकिन उनको एक बात का और भी पता था कि बिहार में वो एसआईआर करा ले या कुछ भी करा ले, उनके पास बिहार में एक क्रेडिबल चेहरा नहीं है जो पैन बिहार, जिसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी हो, या जो पैन बिहार का लीडर हो।
इसलिए उनको एक कंधे की या चेहरे की आप कह लीजिए उसकी जरूरत थी, और उनके हिसाब से नीतीश कुमार वाज द फिटेस्ट मैन, क्योंकि इनके पास अगड़ों की वोट सो कॉल्ड जो भी है उसमें इनका क्लेम है बीजेपी वालों का, और जो नीतीश कुमार का वर्ग है वो समर्थक वर्ग, वो एक अलग समर्थक वर्ग है, तो वो इनके लिए सबसे मुफीद रहता है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में। इसीलिए आप देखिए आज तक नीतीश ने ये नहीं बताया कि वो उधर से वापस क्यों भाग के इधर पलटी मारी, उन्होंने आरजेडी या जो इंडिया अलायंस में थे पलटी क्यों मारी। पहले बता दिया करते कभी कभी, इस बार बिल्कुल नहीं बताया। तो इस बार जो कुछ किया गया है खेल, वो पर्दे के पीछे इस तरीके से किया गया है कि वो कभी जब खुलेगा तो खुलेगा, और नीतीश कुमार अब उस फर्स्ट पर्सन में बताने की स्थिति में मुझे लगता नहीं कि वो है, मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे। जो व्यक्ति महागठबंधन का, अपने एनडीए अलायंस का घोषणा पत्र जारी करने के लिए आया हो, मुख्यमंत्री हो, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा हो, और वो घोषणा पत्र का जो वो था रिलीज करने का फंक्शन, उसमें एक शब्द बोले बिना उठ गया हो, तो आप क्या समझते हैं कि उसने पलटी क्यों मारी थी, वो बताने की स्थिति में है। तो इसी का फायदा जो है एनडीए अलायंस के लीडरशिप अमित शाह मोदी हो, उसी का फायदा उठाने की फिराक में है कि नीतीश का चेहरा दिखा लो, बाकी फ्रीबीज के जरिए इधर उधर की बातें करके, कोई पॉलिसी प्रोग्राम तो है नहीं भाइयों के पास, ना कोई लीडर है, तो पर्ची से सीएम निकालना है वहां भी। तो पर्ची से सीएम निकालने की प्रक्रिया के अंदर वो जो जो कुछ किया जाना चाहिए उस सारे में वो भूखे पैसे लगे हुए हैं, और नीतीश का उसमें जो भी रोल रहने वाला है, चाहे वो रामविलास पासवान के बनिस्बत हो, चाहे बाकियों की बनिस्बत हो, वो तय मान करके चलिए कि बीजेपी की नजरों में इस बार नीतीश कुमार को निपटाया जाना है। अगर उन्होंने पलटी मारी तो भी, और पलटी नहीं मारी तो बेसिकली देखिए मुख्यमंत्री, आप उनको ना मुख्यमंत्री बनाए तो निपट गए वो, उसके अलावा और क्या चाहिए। तो ये चीज इस बार मुझे ये लगता है कि इस चुनाव में और कुछ हो चाहे ना हो, नीतीश कुमार की कुर्सी गई, जो 20 साल से वो लगातार 1-2 साल का अगर आप बीच में छोड़ दें तो जो लय बने हुए थे, कायम थे, वो मूवमेंट तो मुझे लगता नहीं कि इस बार चुनाव में आएगा, चुनाव परिणाम के बाद, ये आप भरोसे से कह सकते हैं। अभी तक के अभियान में राहुल गांधी को आप कैसे देख रहे हैं सर, कितना इंपॉर्टेंट उनको माना जाए, जो अभी तक का चुनाव प्रचार अभियान चला, रिजल्ट तो जो आएंगे आएंगे। राम प्रकाश जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और कल मेरी कांग्रेस के जो लोग बिहार में लगे हुए थे, सीनियर लोग, कल 2-3 लोगों से मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नैरेटिव में, प्रियंका गांधी के नैरेटिव में, लोगों से कनेक्ट के मामले में कहीं कोई चूक नहीं थी। जो चूक कह लीजिए, कमजोरी कह लीजिए, वो 2-3 स्तरों पे थी। राहुल गांधी ने बहुत जोर लगाया, बहुत शानदार नैरेटिव बनाया, प्रियंका ने बिल्कुल इनको, जिसको कहते हैं ना कि आंखों में आंख डाल करके जितना तीखी वो बोली है, बिल्कुल इंदिरा गांधी के स्टाइल में, वो सबने देखा। और परसों तो उन्होंने एक जनसभा के अंदर 48 मिनट का भाषण दे डाला, 48 मिनट्स, जो आमतौर पर उनका नहीं है, 28 से 32 मिनट बोलती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर उन्होंने चुन चुन के निशाने साधे, तो देखिए कांग्रेस पार्टी के पास राम प्रकाश, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, और इवन खड़गे साहब ने बेशक 3 रैलियां की हो, कांग्रेस के पास नैरेटिव बहुत अच्छा था, वोट चोरी के उनकी बात ने कनेक्ट किया, महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम बनाने की चीज ने भी कनेक्ट किया, उसको एक एज मिला। लेकिन जो मुझे कल कांग्रेस के नेताओं ने वहां पे जो दिल्ली से गए हुए थे, जो कल उन्होंने बताया, उन्होंने ये बात मानी कि जो हमारा कांग्रेस पार्टी का जो उनका वो था, जो कैंपेन था, वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, और उसमें उन्होंने तमाम अपनी कमियां खुद ही बताई। नंबर 1, टिकटों में काफी गड़बड़ियां हुई, कम से कम 12 से 15 टिकटें 100% गलत उन्होंने माना कि नए नए जो इधर उधर से पकड़ के लाए हुए लोग थे उनको टिकटें पकड़ा दी गई, एक वो गलती थी। दूसरा, उन्होंने बताया कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के सेल्स हैं, ओबीसी सेल, बी सेल, शेड्यूल्ड ट्राइब सेल, जो दिल्ली में जो ऑल इंडिया के वो है, वो बेचारे वहां बैठे रहे, उनके साथ किस तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन ग्राउंड से नहीं था। कांग्रेस पार्टी में इंटरनल कोऑर्डिनेशन की भी भारी कमी थी, जहां तक बिहार के कैंपेन का सवाल है। उसके बावजूद भी जो राहुल गांधी की जो मेहनत थी, चाहे वो वोट अधिकार बचाओ यात्रा में दान किया हो आपने, चाहे उसके बाद कैंपेनिंग में किया हो, इसलिए मैंने आपको कहा कि पहली बार मोदी को रैलियों में पछाड़ा है राहुल गांधी ने, संख्या के मामले में। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, मोदी को कोई उस तरीके से नहीं पछाड़ पाता था। इसका मतलब बड़ा साफ है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से पहले यात्रा के दौरान और उसके बाद रैलियों में जो अपना मेहनत की है बिहार के अंदर, वो निश्चित तौर पे एक बात की वो है कि वो बिहार को एक बहुत महत्वपूर्ण मान करके अपना कैंपेन चलाए हुए थे। उनकी सभाओं में लोग भी खूब आए, सारी बात है, लेकिन बिहार में पार्टी के संगठन की क्या स्थिति है, तभी तो जाके वोट को भुना पाएंगे ना वो। तेजस्वी के पास तो संगठन का इशू है नहीं। अब इस बात से सही बात का पता लगेगा जब चुनाव परिणाम आएंगे कि महागठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया था। अगर कांग्रेस पार्टी पिछली बार से
सीटें कम पाती है तो वो सारी बातें स्टेब्लिश हो जाएंगी जो मैं कह रहा हूं। और पिछली बार का आंकड़ा पार करना, मुझे लगता है जो फीडबैक मेरा है, राहुल गांधी की, प्रियंका की तमाम मेहनत के बावजूद शायद कांग्रेस पार्टी पिछली बार का अपना आंकड़ा नहीं पा सकेगी, ऐसा मेरा फीडबैक है, किसी और से नहीं, कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर से। एक अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें सर, संगठन तो चलिए, संगठन का आपने बता दिया, स्ट्रेटजी की हम बात करें तो हमने देखा कि तेजस्वी बिल्कुल फोकस थे, 2-2 मिनट 3-3 मिनट की रैलियां कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी रैलियां करनी थी। वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, सिर्फ आते थे, जनता को एड्रेस करते थे, नारे दोहराते थे और चल पड़ते थे, आगे बढ़ जाते थे। लेकिन वहीं राहुल गांधी जो है कुछ मुद्दों पर फोकस कर रहे थे, वो अडानी पर बात कर रहे थे, जमीन पर बात कर रहे थे, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रोजगार, इस पर बात कर रहे थे, साथ में वोट चोरी की बात कर रहे थे। वहीं जब प्रियंका गांधी आती हैं तो वो महिला से लेके नौजवान तक सारे मुद्दे एड्रेस करती हैं, वोट चोरी का जिक्र वो राहुल गांधी के हवाले से करती हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक नई चीज शुरू कर दी वहां पर, वो था तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेना अपनी हर यस, रैली में। कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं स्ट्रेटेजी वाइज इन सारी प्लानिंग्स को? राम प्रकाश जी, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। ऐतिहासिक तौर पर आज तक किसी चुनावी रैली के अंदर किसी चुनाव आयुक्त की नाम लेकर के, उन्होंने खुद वो चोर नहीं कहा, जब वो गणेश गुप्ता का नाम लेती थी, वो संधू का नाम लेती थी, वो जोशी का नाम लेती थी, तो लोग चोर है कहते थे पहले दिन। अगर आपने देखा हो, परसों की बात कर रहा हूं। और कल जब वो आई तो उन्होंने दो नाम और जोड़े कि वोट चोरी कौन कर रहा है। तो लोगों में से क्या आवाज आई आपको ध्यान हो कि मोदी। उन्होंने कहा और वोट चोरी कौन कर रहा है, फिर उन्होंने, लोगों ने कहा अमित शाह। फिर पूछा, और फिर नाम आए तीनों चुनाव आयुक्तों के। और प्रियंका ने तो साफ साफ घोषणा करी मंच से 3 दिन पहले कि अब हर रैली के अंदर मैं ये सवाल पूछा करूंगा। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो संवैधानिक संस्था थी, जिसका काम एम्पायर का था, चुनाव के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने का था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का था, वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए, बिहार में नहीं, हर प्रदेश के अंदर वो एक न्यूट्रल एम्पायर होने की बजाय वो ओपनिंग बैट्समैन और ओपनर बॉलर भी एक तरह से वो भूमिका निभा रहे कि सारा ग्राउंड वर्क वो तैयार करके देंगे, एवरीथिंग विल बी इन द फेवर ऑफ अपने बीजेपी। और उसके बाद चलिए फिर खेल वहां से शुरू होगा। यानी कि उसको अगर आप लेमन की भाषा में कहें, मेरी और आपकी 400 मीटर की दौड़ है, आपको 100 मीटर पहले खड़ा कर दिया गया है आगे, और सीटी बजी तो आपकी शुरुआत मेरे से 100 मीटर, मतलब 1/4 रेस आप ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। वो सारा खेल चुनाव आयोग ने जो बाकी राज्यों में कर, इस बार तो देखो एसआईआर जो की है ना राम प्रकाश जी, वो हरियाणा का एक्सपेरिमेंट देखने के बाद जिस तरीके से वहां वोटों में खेल किया गया, 2 करोड़ वोट, उसमें से 25,40,000 नकली, पिछले चुनाव के मुकाबले में 3.5 लाख वोट काट देना, और उसके बाद भी 1,17,000 वोटों से चुनाव जीतना। तो आपको क्या लगता है, हरियाणा में तो पैसे, सॉरी, बिहार में तो 65 लाख वोट काट रखे भाई। महाराष्ट्र के अंदर जो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, उसके बीच में 40 लाख वोट जोड़ देना, और उसके बाद जो स्ट्राइक रेट बीजेपी का 90% प्लस आया। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी है क्या? इसलिए प्रियंका ने, अच्छा राहुल गांधी ने तो बाकायदा नाम लेकर के हरियाणा वाला वोट चोरी के बाद उन्होंने स्पेसिफिक हरियाणा की डिटेल दी, उससे पहले वो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनके बाकायदा कंक्रीट एग्जाम्पल देके बोल रहे थे। और लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर बाकायदा कहा कि अभी का 2024 नहीं, 2019 का चुनाव भी इन्होंने रिग किया है। तो पूरे जो उनका नैरेटिव था, वोट चोरी का मामला हो, युवाओं के मसलों का मामला हो, महिलाओं का मसला हो, अडानी अंबानी का मसला हो, और उसके बाद उद्योगों की जो बात है, उनकी हर बात ने कनेक्ट जरूर किया है। अब उसको बुढ़ाने का काम उनके संगठन का है। जैसा मैंने कहा, संगठन की वीकनेस, संगठन में तारतम्य की कमी, बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देना, गलत टिकटें बांटना, अगर वो सीटों तो संख्या तक नहीं पहुंचते हैं तो उसका बड़ा कारण राहुल गांधी ने, उनका पार्टी स्ट्रक्चर है, उनकी डिसीजन मेकिंग है, जिसने इतनी सब मेहनत के बावजूद भी, जो राहुल गांधी का चढ़ता ग्राफ जहां तक पॉपुलरिटी का है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन उसको एनकैश करने वाला भी तो चाहिए ना कोई, जो वो बातें कह रही है उसको ग्रास रूट तक ले जाने वाला भी तो चाहिए। बेसिकली चूंकि देश के मुख्य धारा के मीडिया ने विपक्ष को दिखाना बंद कर दिया है, तो अब विपक्ष किस बात पे टिका हुआ है? राहुल गांधी और प्रियंका की रैलियां कहां दिखती थी? उनके सोशल मीडिया चैनलों पे, या मेरे आप जैसे साथी उस पर बात कर लेते थे। मुख्य धारा में तो कभी राहुल गांधी किसी उस पर पॉजिटिव स्पिरिट में बात हुई, ऐसा तो कभी संभव ही नहीं, हमेशा नेगेटिव लाइट में दिखाया जाना है। तो उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, चाहे राहुल का नैरेटिव हो चाहे प्रियंका का नैरेटिव हो।
अब उसको बढ़ाने का काम ग्रास रूट पे आपकी वर्कफोर्स का है, आपकी डिसीजन मेकिंग का है, आपकी वोट डिस्ट्रीब्यूशन का है, उसमें कोई कमियां हैं तो उसको भी अल्टीमेटली, फिर वही बात मैं कह रहा हूं, कोई कुछ भी कहता रहे, वो जिम्मेदारी भी अल्टीमेटली लाइज ऑन राहुल गांधी ओनली, कि भाई आप वो सब कर रहे हैं तो वहां भी ध्यान दीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल मैटर पे भी तो आपको ही तो ध्यान देना पड़ेगा ना, कोई और तो आएगा नहीं। तो इतनी मेहनत करने से पहले अगर वो अपना ग्रास रूट वाला मामला भी संभाल लेते तो मुझे लगता है उनकी मेहनत ज्यादा सफल होती। टिकटों के बंटवारे पे ध्यान दे देते तो भी उनकी मेहनत, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर उसके परिणाम आ सकते थे। चलिए, वो तीर तो कमान से निकल चुका है तो उस पर क्या ही बात की जाए, लेकिन मुद्दे जो है वो इम्पोर्टेंट हैं और उन मुद्दों को उठाया जाना, उससे कनेक्ट कर लेना जनता का, वो उससे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सीधे परिणाम को प्रभावित करेगा और परिणाम 14 नवंबर को आएंगे। कल दूसरे फेज की वोटिंग है, हम फिर बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होगा। कल की वोटिंग का सर, मैं चलते चलते एक सवाल और पूछ लूं कि कल की वोटिंग जो है उसको आप मार्जिन के हिसाब से कहाँ खड़ा देख रहे हैं, क्योंकि 65% प्लस वोटिंग होने के बाद बिहार में एक अलग ही तरीके का माहौल बना हुआ है, उस माहौल का असर क्या कल पड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जो पहले चरण की जो वोटिंग हुई है, वो ऐसे नहीं है कि बिहार को इतना बड़ा वो है कि उधर का मैसेज वहां नहीं जाता और वहां का मैसेज वहां नहीं जाता। तो एक मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है कि इस बार लोग वोट उस पर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, और इसके बावजूद भी कि डिजिटल पर्चियों को स्वीकार ना किया जाना, आरजेडी के वोटरों को वोट ना डालने देना, जो एनडीए के विरोधी हैं उनको वोट ना डाल देना, उसके बावजूद भी, और बीजेपी ने उसको कवर अप करने के लिए क्या ऑप्टिक्स रची है कि दूसरे राज्यों से प्रवासी बिहारियों को लाना, नकदी बांटना, वही फिर जो महाराष्ट्र में किया था लाड़की बहना योजना, मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पैसे बांटे गए थे, बीजेपी उसको अपने हिसाब से देख रही है, अपना आरजेडी और जो महागठबंधन है उसको अपने हिसाब से देख रहा है। मुझे लगता है कल भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी बेहतर रहेगी, और वही जो पिछले पहले दौर का आंकड़ा था उसके आसपास या उससे 1-8% ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि चुनाव का टोन जो है उसके बाद कहीं ना कहीं अपोजिशन का और ज्यादा उसको बल मिला, उसको और मजबूती मिली, और उसके नैरेटिव को यह भी लगने लगा कि नीतीश और एनडीए को कहीं ना कहीं पटकनी दी जा सकती है, और उसका उपाय केवल एक है जो राहुल गांधी और सारे लोग कह रहे थे कि वोट डालो मैक्सिमम, वोटिंग परसेंटेज। तो जितनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी उतना बड़ा खतरा एनडीए के लिए बढ़ता जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो खेल जो एसआईआर में किया था वो एक लिमिटेड खेल था, 7%, 6%, 7% का। अगर ये वोटिंग इतनी बढ़ती है तो उनका फिर जो डेटा मैनिपुलेशन वाली एक्सरसाइज है, हो सकता है वो ऑन द मूव गिर भी सकती है। कारण केवल एक है कि जो उसका जो बेसिक चीज है कि वोटिंग परसेंटेज 65 या उससे ऊपर हो, जितनी बढ़ती जाएगी उतना एनडीए के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। अब कल की वोटिंग पर कल देखा जाए क्या माहौल बनता है, कितना आगे बढ़ते हैं सेकेंड फेज के लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।